हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2006 में बनी एक हॉलीवुड मूवी 8 बिलो के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है और हमें जेरी शेफर्ड को दिखाया जाता है जो अंटार्कटिका के रिसर्च बेस पर एज ए गाइड काम करता था। यहाँ पर जेरी के 8 डॉग्स भी होते हैं जिनसे जेरी बहुत प्यार करता है और ये डॉग्स भी जेरी से बहुत प्यार करते हैं। सभी डॉग्स जेरी का कहना मानते हैं। एक दिन उस रिसर्च बेस पर डॉक्टर डेविस नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं अर्थ एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। वो कहते हैं कि उन्हें माउंट मेलबर्न जाना है। दरअसल माउंट मेलबर्न के आसपास एक उल्कापिंड गिरा था जिसकी खोज में वो वहां जाना चाहते थे। जेरी कहता है जनवरी का आखिरी महीना चल रहा है और मौसम भी काफी खराब है और ये जगह यहाँ से 2 गुना दूर है। जेरी का सीनियर कहता है कि डॉक्टर डेविस काफी दूर से आए हैं और इनका ये प्रोजेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जेरी कहता है ठीक है, पर मौसम खराब होने के कारण हम स्नो मोटर से वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए हमें डॉग्स के साथ जाना होगा। अब रात में जेरी अपने डॉग्स के पास जाता है। माया और मैक्स दोनों टीम को लीड करते थे। माया को जेरी प्यार से अपनी बेटी बुलाता था। जेरी उनसे कहता है बस एक आखिरी टिप, इसके बाद हम सब घर चलेंगे। अब अगली सुबह जेरी अपने डॉग्स के साथ डॉक्टर डेविस को लेकर माउंट मेलबर्न की ओर रवाना होता है। इनका ये सफर काफी लंबा और खतरनाक होने वाला था और इस सफर को लीड कर रहे थे 2 डॉग्स, माया और मैक्स। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें काफी बर्फीला मैदान मिलता है। इन्हें नहीं पता कि बर्फ की परत कितनी मोटी है, इसलिए जेरी बर्फ की परत को चेक करता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं डेविस डॉग स्लेड के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी जेरी को मालूम पड़ता है कि आगे बर्फ की परत पतली है और तभी जेरी के डॉग्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और इसी दौरान वो डॉग स्लेड बर्फ की पतली परत को तोड़ते हुए बर्फ के अंदर चला जाता है। डेविस भी उसी में फंसा हुआ था, पर इससे पहले कि वो उस दरार के अंदर गिर जाता और उसकी मौत हो जाती, जेरी किसी तरह अपने डॉग्स की मदद से डेविस को बचा लेता है। अब रात होने पर ये दोनों वहीं कैंप लगाते हैं और अगली सुबह फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली आधे दिन तक लगातार चलने के बाद ये दोनों माउंट मेलबर्न के काफी करीब पहुंच जाते हैं और उसे देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफी खूबसूरत होता है। उधर हमें बेस कैंप दिखाया जाता है जहां पर मौसम विभाग वालों का कॉल आता है। वो कहते हैं कि दक्षिण की ओर से एक काफी भयंकर तूफान आ रहा है, इसलिए जितने भी लोग वहां पर हैं वो जल्द से जल्द बेस कैंप खाली करके वापस आ जाएं। अब जेरी का सीनियर उसे ये न्यूज देता है और कहता है कि जल्द से जल्द वे दोनों बेस कैंप आ जाएं क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जेरी ये खबर डॉक्टर डेविस को देता है कि हमें कल सुबह यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर डेविस ये सुनते ही जेरी से कहते हैं कि मैं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उस उल्कापिंड को ढूंढने के लिए यहाँ तक आया हूँ। मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। उस उल्कापिंड के मिलने के बाद विज्ञान के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों का पता चलेगा जो हमारे मानव जाति के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। जेरी माउंट मेलबर्न की ओर नहीं जाना चाहता था, मगर डॉक्टर डेविस की काफी जिद करने पर जेरी मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं आपको आधा दिन और देता हूँ। और अगली सुबह ये दोनों डॉग्स को नीचे छोड़कर माउंट मेलबर्न की पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं उस उल्कापिंड को ढूंढने के लिए। ये दोनों उस उल्कापिंड को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो इन्हें नहीं मिलता, इसलिए ये निराश हो जाते हैं और इनका टाइम भी खत्म होने वाला था। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर डेविस की नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ती है। वो पत्थर और कुछ नहीं बल्कि वही उल्कापिंड होता है। ये देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं और अब ये दोनों वापस बेस कैंप की ओर चल देते हैं। रास्ते में अचानक जेरी नोटिस करता है कि उसके एक डॉग के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए उसकी पट्टी करने के लिए वो वहाँ रुक जाता है। वहीं डेविस बेस कैंप कॉल करके स्टॉर्म की जानकारी लेने की कोशिश कर रहा होता है। डेविस बात करता हुआ बर्फीली खाई के काफी करीब पहुंच जाता है और तभी अचानक उसका पैर नीचे फिसल जाता है और वो उस खाई के काफी नीचे जाकर गिरता है। जेरी के पूछने पर डेविस बताता है कि उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए वो ऊपर नहीं आ सकता। जेरी कहता है आप वहाँ से हिलना मत क्योंकि बर्फ की परत काफी पतली है। और तभी उस बर्फ की परत में दरारें आने लगती हैं और देखते ही देखते बर्फ की वो परत टूट जाती है और डेविस उस बर्फीले ठंडे पानी में डूबने लगता है। जेरी कहता है आप हिलना मत, आप बस एक बर्फ को पकड़ लो, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। अब जेरी जल्दी से अपने डॉग्स को लेकर नीचे उतरता है, पर बर्फ में दरार आ जाने के कारण वो डेविस को खुद बचाने आगे नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी प्यारी डॉग माया को रस्सी देता है डेविस तक पहुँचाने के लिए। माया बहुत ही संभल कर वो रस्सी डेविस तक पहुंचा देती है। डेविस उसे अपने हाथ में फंसा लेता है। इसके बाद सारे डॉग्स मिलकर डेविस को उस बर्फीले पानी से बाहर खींच लेते हैं। डेविस की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, इसलिए जेरी उसे स्लेड पर अच्छी तरह से कवर कर देता है
और फिर वो अपनी प्यारी डॉग माया से कहता है, माया तुम हमें घर लेकर जाओगी। माया जेरी की बात समझ जाती है और फिर वो अपने सभी साथियों के साथ उस स्लेड को खींचते हुए बेस कैंप की ओर आगे बढ़ती है। जिस तूफान के बारे में बताया गया था उस तूफान की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए कैंप में सभी इन लोगों के लिए काफी परेशान हो रहे थे कि कहीं ये लोग मुसीबत में ना आ जाएं। जेरी की दोस्त कैट अपनी सीनियर से कहती है कि मैं जेरी को ढूंढने जा रही हूँ। इस पर उसका सीनियर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तूफान इतनी तेज हो गई है कि तुम्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। ये सुनने के बाद कैट काफी उदास हो जाती है और जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है वो देखती है जेरी डेविस को लेकर अपने डॉग्स के साथ वापस आ चुका है। ये देखकर सभी भागकर बाहर जाते हैं और उन सभी को कैंप के अंदर ले आते हैं। जेरी और डेविस की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, इसलिए वहाँ का सीनियर सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा, इसलिए जल्दी से प्लेन तैयार करवाओ। जेरी कहता है मेरे डॉग्स का क्या होगा। सीनियर कहता है कि प्लेन में इतनी जगह नहीं है कि हम सब एक साथ यहाँ से उड़ान भर सके, मगर तुम फिक्र मत करो, हमें छोड़ने के बाद कैट यहाँ वापस आएगी और तुम्हारे डॉग्स को रेस्क्यू करके तुम्हारे पास पहुँचा देगी। लेकिन जेरी का दिल नहीं मानता, वो अपने डॉग्स को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो सारे डॉग्स उसके अपने बच्चे की तरह थे जिनसे वो बहुत प्यार करता था। मगर डेविस और उसकी हालत काफी खराब थी, हो सकता था उन दोनों के हाथ या पैर भी काटने पड़ सकते थे। ये देखकर जेरी को अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है। अब जाने से पहले जेरी अपने सारे डॉग्स को मजबूती से चेन में बांध देता है ताकि जब कैट इन्हें लेने आए तो उसे इन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर जाने से पहले वो अपने सारे डॉग्स से कहता है कि हम बहुत जल्द साथ होंगे, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। अब हमें जेरी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ उसे एक दिन बाद होश आता है क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब थी। वो कूपर से पूछता है कि सब कहाँ है। कूपर कहता है सब ठीक है। फिर जेरी पूछता है कि मेरे डॉग्स कहाँ है। वो सभी ठीक है। जेरी का दोस्त कहता है सारे डॉग्स वही हैं। हमारे आने के बाद वहाँ का मौसम काफी खराब हो चुका है जिसके कारण अभी उस लाइन की सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, इसलिए तुम्हारे डॉग्स को वहाँ से वापस नहीं लाया गया है। ये सुनते ही जेरी शॉक हो जाता है और तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी वो बाहर जाता है। बाहर उसे कैट मिलती है। वो कैट से कहता है कि हम कितनी जल्दी वहाँ तक जा सकते हैं। कैट कहती है वहाँ जाने की इजाज़त अभी किसी को भी नहीं है क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ख़राब है। अब सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद ही हम वहाँ जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जेरी काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसके सारे डॉग्स चेन से मजबूती से बंधे हुए हैं और अगर वो जल्द से जल्द उन्हें बचाने नहीं गया तो उसके सारे डॉग्स मारे जाएंगे। पर जेरी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब वो जल्दी से भागकर कमांडर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक प्लेन चाहिए बेस कैंप तक जाने के लिए क्योंकि वहाँ से सभी को निकाला नहीं गया है। कमांडर कहता है कि मैंने तो सभी को निकालने के ऑर्डर दिए थे। जेरी कहता है कि नहीं, अब भी मेरे 8 डॉग्स वहाँ फंसे हुए हैं। इस पर कमांडर कहता है कि 2 दिन के अंदर हमें 200 लोगों को रेस्क्यू करना है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है क्योंकि एक और दूसरा तूफान हमारी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारे पास इतना सप्लाई नहीं है कि हम यहाँ ज़्यादा समय तक रुक सके। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अब जेरी वाशिंगटन जाता है और बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है ताकि उन पैसों से वो एक प्राइवेट जेट हायर करके अपने डॉग्स को अंटार्कटिका से बचाकर ले आए। लेकिन बैंक वाले लंबा समय लेते हैं पैसे देने के लिए और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अंटार्कटिका जाने वाले सारे टीम को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि 25 सालों में आज तक ऐसा तूफान कभी नहीं आया। उधर हमें अंटार्कटिका में जेरी के डॉग्स को दिखाया जाता है जिन्हें वहाँ बंधे हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। वो भूखे प्यासे थे और जेरी के आने का इंतजार कर रहे थे और अब वो तूफान वहाँ काफी तेज हो चुका था। इसके कारण वहाँ लगा एक फ्लैग जोर जोर से फरफराने लगता है। ये देखकर सारे डॉग्स जोर जोर से भौंकने लगते हैं और कुछ ही देर में वो फ्लैग हवा के तेज बहाव के कारण फटकर नीचे गिर जाता है। उस फ्लैग को उड़ता हुआ देखकर सारे डॉग्स एक्टिव हो जाते हैं उसके पीछे भागने के लिए और फिर सारे डॉग्स एक एक करके उस चेन को तोड़कर फ्लैग के पीछे दौड़ने लगते हैं जैसे ये किसी बॉल के पीछे भागते हैं उसके साथ खेलने के लिए। एक दिन इन डॉग्स को वहाँ एक पक्षी दिखाई देता है जिसे देखकर सारे डॉग्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि 15 दिन बीत चुके थे और इन सब ने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए सभी डॉग्स उस पक्षी के पीछे भागते हैं। पर जैक जो इन सब में सबसे बड़ा था वो इन सब के साथ नहीं जाता। माया उसे अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश करती है मगर वो वहीं बैठा रहता है। अब ये सब जैसे ही उस पक्षी का पीछा करते हैं आगे बढ़ने पर इन्हें वहाँ ढेर सारे पक्षी दिखाई देते हैं और अब सब मिलकर उनका शिकार करते हैं और काफी दिनों के बाद अपना पेट भरते हैं।
उधर हमें जेरी को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मदद मांगने की कोशिश में लगा हुआ होता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर अचानक जेरी को डॉक्टर डेविस याद आते हैं और वो सोचने लगता है कि मेरे डॉग्स ने उनकी जान बचाई थी, शायद वो इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वो डॉक्टर डेविस के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे सारे डॉग्स वहाँ फंसे हुए हैं, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मैं कोशिश करके थक चुका हूँ, मगर कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं है। आपकी तो साइंस फंड वालों से अच्छी पहचान है, अगर वहाँ से कोई मदद मिल जाती तो मैं अपने बच्चों को बचा लेता। सर्दियाँ शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, इसके बाद कोई भी वहाँ नहीं जा सकेगा। डेविस कहता है कि बिना किसी फायदे के कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और अगर तुम वहाँ चले भी गए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि वहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री से भी नीचे है और काफी दिन भी हो चुके हैं, इसलिए अच्छा होगा तुम उन्हें भुला दो। इस पर जेरी कहता है क्या आप उनका एहसान भूल सकते हो, और यहाँ से जेरी को निराशा हाथ लगती है। वो काफी टूट जाता है क्योंकि कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिल रही थी उसे। वो अपने डॉग्स को बहुत याद करता है क्योंकि वो डॉग्स ही जेरी के फैमिली थे। उधर हमें उन डॉग्स को दिखाया जाता है जिन्हें वहाँ सरवाइव करते हुए पूरे 50 दिन हो गए थे, और इन 50 दिनों में ये सभी बेस कैंप से काफी आगे आ गए थे। एक दिन उनमें से एक डॉग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उठ नहीं पाता, इसलिए सारे डॉग्स रात में उसी के पास आकर सो जाते हैं। और जब ये अगली सुबह जगते हैं तो ये देखते हैं कि वो डॉग मर चुका है, इसलिए सारे डॉग्स वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। लेकिन मैक्स उनके साथ नहीं जाता, वो कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है। पर कुछ देर बाद जब वो अपने साथियों के पीछे जाने की कोशिश करता है तो वो रास्ता पूरी तरह से बर्फ की तूफान की चपेट में आ चुका होता है, और यहीं पर मैक्स अपने साथियों से बिछड़ जाता है। मगर अब वो आगे नहीं जाता, वो वापस अपने बेस कैंप की ओर चल देता है जहाँ पर जेरी उन सभी को बांध कर गया था। उधर हमें उन 5 डॉग्स को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ते हैं, और रास्ते में उन्हें एक बेस कैंप मिलता है जो रसिया का था। वहाँ उन्हें खाने का ढेर सारा सामान मिलता है जिसे 5 डॉग्स पेट भर के खाते हैं और वहीं आराम करते हैं। इधर मैक्स वापस अपने बेस कैंप तक आ जाता है, लेकिन यहाँ का बेस कैंप पूरी तरह से लॉक था, जिसके कारण उसे खाने का कोई भी सामान नहीं मिलता। वो काफी दिनों से भूखा था, इसलिए वो खाना ढूंढने के लिए वहाँ से कुछ आगे जाता है, और फाइनली उसे एक बड़ी सी व्हेल मछली मरी हुई दिखती है। अब मैक्स जैसे ही उस व्हेल मछली को खाने के लिए आगे बढ़ता है, उस व्हेल के अंदर से एक सील बाहर निकलती है जो मैक्स पर हमला करने लगती है। मैक्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन तभी मैक्स को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, और तभी वो अपने सारे दोस्तों को देखता है जो वहीं थे। अपने दोस्तों को वहाँ देखकर मैक्स के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब वो वापस उस व्हेल मछली के पास जाता है और उसका एक मांस का टुकड़ा लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर वो सील गुस्से में उसके पीछे भागती है। मैक्स ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसके दोस्त भी इस मौके का फायदा उठाकर पेट भर के खाना खा सके, और होता भी ऐसा ही है। 5 डॉग्स मिलकर उस मरी हुई व्हेल को खाने लगते हैं, लेकिन तभी वो सील वहाँ वापस आ जाती है और माया पर हमला कर देती है, जिससे माया के पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर सारे डॉग्स एक एक करके उस सील पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण वो सील वापस बर्फ के अंदर चली जाती है। अब यहाँ चूंकि माया का पैर जख्मी था, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर उस व्हेल को खाने लगती है अपनी भूख मिटाने के लिए। उधर हमें जेरी को दिखाया जाता है जिसे अपने डॉग्स से बिछड़े हुए पूरे 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज भी वो अपने डॉग्स तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था। 5 महीने बाद भी उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया था, इसलिए वो खुद ही अपने डॉग्स के पास जाने की तैयारी करता है। उसके पास किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता था, इसलिए वो अपने डॉग्स तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते मतलब कि न्यूजीलैंड तक जाता है, पर उसे वहां से आगे ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, जिससे जेरी निराश हो जाता है। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और यही होता है जेरी के साथ। दरअसल वहाँ पर जेरी की मदद करने के लिए उसका दोस्त कूपर, पायलट कैट और साथ ही डॉक्टर डेविस वहां आए हुए होते हैं। इन तीनों को अपनी मदद के लिए वहां देखकर जेरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जेरी की इस काम के लिए सारी फंडिंग डॉक्टर डेविस ही कर रहे थे। अब ये लोग वहां से हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ते हैं, पर इतना लंबा सफर हेलीकॉप्टर से तय नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये लोग एक शिप पर लैंड करते हैं। पर जिस जगह पर इन्हें पहुंचना था, वहां से 100 मील पहले ही वो शिप बर्फ की चट्टानों के बीच फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, और इनका ये सफर यहीं रुक जाता है। इनके पास इतना फ्यूल भी नहीं होता है कि ये हेलीकॉप्टर से बेस कैंप तक पहुंचकर वापस यहाँ आ सके।
हालांकि जेरी सहित सभी को पता होता है कि सारे डॉग्स अब तक मारे जा चुके होंगे, मगर फिर भी जेरी वहां जाना चाहता है अपने डॉग्स को आखिरी विदाई देने के लिए। तभी कूपर इन्हें बताता है कि यहाँ से इटालियन बेस कैंप नजदीक है और वहाँ पर बहुत सारे स्नो कार्स मौजूद रहते हैं, इसलिए हम वहाँ से अपने बेस कैंप तक का सफर स्नो कार से आसानी से तय कर सकते हैं। जेरी सहित सभी को कूपर का ये आइडिया काफी पसंद आता है और फाइनली बिना वक्त गवाए ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उधर हमें माया को दिखाया जाता है जो काफी जख्मी थी और चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो एक जगह आकर बैठ जाती है। सभी डॉग्स भी उसके आसपास ही आकर बैठ जाते हैं। वो खुद के लिए खाना नहीं ला सकती थी, इसलिए सारे डॉग्स मिलकर शिकार करते हैं और माया के सामने लाकर रख देते हैं ताकि उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ये सारे डॉग्स अब तक यहाँ पर बिना किसी सुविधा के इसलिए सरवाइव करते हैं क्योंकि इनके बीच यूनिटी है। ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसलिए ऐसी जगह जहाँ पर कोई इंसान रहने की सोच भी नहीं सकता वहाँ पर ये डॉग्स अब भी जिंदा हैं। अब उधर हमें जेरी और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कूपर के प्लान के अनुसार अपने बेस कैंप तक पहुँच चुके थे। अब जेरी उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अपने 8 डॉग्स को चेन से बांध दिया था। लंबे समय तक बर्फ गिरने के कारण वो चेन बर्फ के काफी अंदर दब चुकी थी। अब जेरी जैसे ही उस चेन का पहला सिरा खींचता है उसे वहाँ पर जैक की डेड बॉडी मिलती है। दरअसल जैक ही इकलौता डॉग था जिसने खुद को उस चेन से नहीं छुड़ाया था। ये देखकर जेरी दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि हम इतने दिन बाद आए फिर भी इन्होंने अपना चेन नहीं छोड़ा। अब आगे बढ़ने पर जेरी देखता है कि चेन में जैक के अलावा कोई भी डॉग बंधा हुआ नहीं है। ये देखकर जेरी काफी खुश हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि उन्होंने खुद को छुड़ा लिया। तभी जेरी दूर से मैक्स को आता हुआ देखता है। उसके पीछे सारे डॉग्स भी आ रहे होते हैं। अब जैसे ही सारे डॉग्स की नजर जेरी पर पड़ती है वो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और जेरी की तरफ दौड़ने लगते हैं। इधर जेरी के भी खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसने मान लिया था कि उसके सारे बच्चे अब तक मारे जा चुके होंगे, पर लकीली ऐसा नहीं हुआ था। और अब जेरी भी अपने प्यारे बच्चों की ओर दौड़ता है और फाइनली उन्हें अपने गले लगाकर काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने प्यारे बच्चों से इस तरह से मिल पाएगा। वहीं जेरी के डॉग्स भी जेरी से मिलकर काफी खुश होते हैं। अब फाइनली जेरी अपने सारे डॉग्स को साथ ले जाने के लिए एक एक करके स्नो कार में बिठाने लगता है, पर मैक्स गाड़ी में नहीं बैठता। वो एक और भागने लगता है। जेरी मैक्स का पीछा करता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद जेरी देखता है कि वहाँ पर माया है जो काफी घायल है। मतलब कि मैक्स जेरी को माया के बारे में बताना चाहता था। माया जो कि मैक्स की प्यारी बेटी थी, उसकी ये हालत देखकर मैक्स की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो माया से कहता है मेरी प्यारी बेटी चलो अब घर चले। ये कहकर जेरी माया को अपने गोद में लेकर मैक्स के साथ अपने स्नो कार की ओर आगे बढ़ता है। माया को जिंदा देखकर बाकी सभी भी काफी खुश हो जाते हैं और अब फाइनली सभी इस मिशन को पूरा करके वापस घर की ओर चल देते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।